हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं चंडीगढ़ से दिलप्रीत सिंह जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2020 की परीक्षा में रैंक 237 हासिल की है अपने थर्ड अटेम्प्ट में। वेलकम दिलप्रीत जी टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। दिलप्रीत जी के बारे में सभी को बता दूं तो ही इज ऑलरेडी अ तहसीलदार और उन्होंने पंजाब पीसीएस में अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही सिलेक्टेड एज एसडीएम और फिर यूपीएससी की जर्नी की बात करें तो तीसरे प्रयास में रैंक 237। दिलप्रीत जी, वी आर वेरी ग्लैड दैट आप आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एंड यू बी शेयरिंग योर जर्नी फ्रॉम योर कॉलेज टिल हियर। Yeah ma'am, thank you. It has been really an honor, and it has been the second time I'm giving interview on this platform. The last time it was a very good gesture when Monica ma'am she came to our house. So 2018 में मैंने ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्रीलिम्स था वो आई कुड नॉट क्लियर। तो हुआ क्या कि देन मूड बना कि स्टेट का पीसीएस देते हैं, तो स्टेट का पीसीएस दिया तो लकीली इट क्लिक्ड एंड मेरा तहसीलदार में सिलेक्शन हो गया। तो हुआ क्या कि फिर सेकंड प्रीलिम्स दिया, सेकंड भी नहीं क्लियर हुआ यूपीएससी में, तो फिर से स्टेट का एग्जाम दिया, तो उसमें फिर ये पीसीएस एग्जीक्यूटिव एसडीएम की पोस्ट वो मिल गई मुझे। और फिर थर्ड टाइम जब प्रीलिम्स दिया तो लकीली तब हुआ क्लियर। तो मेंस वाज समथिंग आई वाज कंफर्टेबल इन, तो वो देना आसान लगता था मुझे। तो उस फिर थर्ड अटेम्प्ट में इस साल 237 रैंक आया। दिलप्रीत जी, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो स्टेट पीसीएस के बाद अब यूपीएससी की फाइनली जो जर्नी है वो एक बेहतरीन रैंक के साथ क्लियर हुई है। अब कंसिस्टेंटली यू बीन गिविंग द एग्जामिनेशन और साथ ही साथ आप तहसीलदार भी थे, तो प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करते थे? क्योंकि वी नो तहसीलदार आल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, बहुत ही हेक्टिक जॉब होती है, और यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में तो हमें पता है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर डेडिकेशन। यस मैम। मैम होता ऐसे है कि इन दीज प्रिपरेशन जो सिविल सर्विसेज की है, इस पे व्हेन जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी जो स्टडी आवर्स हैं या जितना टाइम आपको डिवोट करना वो कम होता रहता है। जैसे मैं सबको कहता हूँ कि पहले 1-1.5 साल जितना हो सकता है उतना पढ़ो, मतलब अपने आप से कंपटीशन लगाओ कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज 13 पढ़ूंगा, कल 14 पढ़ूंगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको प्रिपेयर करना है पूरा कंटेंट। उसके बाद व्हेन यू थ्रू एंड थ्रू विद द कंटेंट, जब पूरा प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद यू हैव द लिवरेज, आपको सिर्फ क्वालिटी बढ़ानी है अपनी आंसर्स की, कंटेंट की। तो उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता रहता है टाइम। इसलिए हम देखते हैं कि जो बंदे ऑलरेडी इन सर्विसेज हैं, जो ऑलरेडी आईपीएस हैं या आईआरएस हैं, अगर वो भी फिर से दें तो वो रैंक इंप्रूव कर लेते हैं अपना, डिस्पाइट कि उनका बड़ा बिजी सा शेड्यूल होता है। तो बिकॉज उनकी एक सर्टन लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उनको सिर्फ क्वालिटी ऐड करनी है, जिसके लिए बहुत कम समय की जरूरत होती है। तो ऐसे ये ग्राफ, टाइम का ग्राफ डाउन आता रहता है जब इयर्स बढ़ते रहते हैं आपके ना प्रिपरेशन में। तो दिस इज हाउ आई कुड मैनेज। सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन से वैल्यू एडिशन तक, दिलप्रीत जी मैं चाहती हूँ आप इस चीज को थोड़ा सा ऐड ऑन करें, कि इलैबोरेट करें कि जब आपकी बेसिक ग्राउंड बन जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसके बाद फिर हम कैसे अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जी जी। सो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन से व्हाट आई मीन इज कि if I am preparing from my home, or if I'm taking coaching, or if I'm taking coaching from an online platform, तो एक तो उस सोर्स के नोट्स, एक किसी ओपन सोर्स में टॉपर के नोट्स, या कोई ओपन सोर्स में कोई अच्छा मटेरियल पढ़ा है, एक हमारी पर्सनलाइज्ड, जस्ट वी सर्च दैट टॉपिक ऑन गूगल एंड उसके थ्रू ये 3-4 सोर्सेज क्लब करके हम एक अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स बनाए, तो दैट इज अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन व्हिच आई वुड से। अब इसके बाद गेम होती है वैल्यू एडिशन की, मेंस में कैसे करते हैं, तो वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। जीएस 1 2 3 4 में, जैसे इफ आई टॉक अबाउट जीएस 1 इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में नेचुरली अगर इफ यू कुड ऐड डेट्स, तो इट लुक्स गुड इन अ हिस्टोरिकल आंसर, नॉट एग्जैक्ट डेट्स, एटलीस्ट अ ईयर, and if you could draw maps where it could be, and there are hallmarks of every movement. I remember, like the Bengal or Swadeshi movement, it is called as the first political awakening in India. So you would always use that hallmark as an introduction whenever a Swadeshi movement question comes. Same is the case with geography in GS1.
Like you could readily draw maps, you could use facts. In society, there are Supreme Court cases, and there are examples in the real life which we could quote from the newspaper. Like there are Shah Bano case. There are separate examples which could add value. So from GS 1, 2, 3, 4, there are specific value addition things that we could do. For example, in ethics, people ask a lot about ethics. So what we could do is compassion. Compassion is something which we need in the society, right? So how to prepare compassion for civil services as a topic? We need to do its definition. And for value addition, we need at least one example from a personal life and one example from the public life. uh, Good examples that we can readily quote in answers. Like from the public life, it should be Mother Teresa, missionaries of charity. So she was an epitome of compassion. And from the personal life, any small act of kindness that you did. For example, I fondly remember I was traveling in a bus and one elderly lady, she came and she was standing. So what I did was a very small act. Okay, I offered her my seat because my legs can bear weight better than hers. So I gave her my seat. So it's a small act of compassion which may have a ripple effect on society. So these very natural and catchy examples, they do work. This thing adds value to your mains content. जिस तरीके से आपने समझाया कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से हो सकता है, वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट द सोसाइटी, और एग्जांपल्स कोट करना विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन. अब थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ, जैसे JS1 में आपने हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया, अगर हम JS2 की बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन सारी चीजों में अप टू डेट भी रहना है और अपने आंसर्स को वैल्यू एडेड भी रखना है. जी, अगर मैं GS2 में बात करूं, तो पॉलिटी में there are n number of things you can add value to your answers. First of all, you could readily quote articles. Then there are Supreme Court verdicts for the same. For example, if we talk about UCC, Uniform Civil Code, तो उसमें एक पन्नालाल बंसीलाल केस है जिसमें Supreme Court mentioned that UCC is desirable, but currently introducing it might be counterproductive to the unity of the country. So these are some things you could readily quote in your conclusions. So there are articles, there are cases, and then you could quote eminent scholars. For example, federalism पे commentaries हैं काफी. B.R. Ambedkar साहब की commentaries हैं from the parliamentary debates of that time. You could readily quote those things. In governance, there are indicators, there are indices which are specific to, like for e-governance, there are specific indices, or there are international best practices that you could follow always. Like I remember last year there's a governance index all over the world, and South Korea, it topped the index. And always in social indicators, the countries like Norway, Finland, they're always high on those parameters. So you could quote these international best practices in governance. And of course, there are government schemes or there are best practices in India as well. For example, in Kerala, we have a community policing model, which is for governing the law and order, which is a very innovative thing, and which is the future also. Like in IR, what I would suggest is while reading newspapers, so there are elite panelists in newspapers like C. Rajamohan sir. So what we could do is we could readily quote their lines from the articles in our answers. For example, I remember that once he said in a conclusion of his articles that all maritime powers seek forward bases. मतलब जितना उनका एक्सपेंस है वो हमेशा बढ़ना चाहते हैं सीज में टू इंक्रीज देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज रिलेटिवली ग्राउंड पे बढ़ना बहुत मुश्किल है. तो दिस यू कुड रेडिली कोट इन मैरीटाइम सिक्योरिटी या कोई भी ऐसे मैरीटाइम इश्यूज वी कुड इजीली कोट. सो आईआर में एक ऐसे वैल्यू एडिशन होती है कोटेशन से, एंड आईआर में यू कुड ऑलवेज यूज मैप्स, एंड मैप्स एज इन वर्ल्ड मैप भी और zoomed in maps. Like you make a square, there's a question on quad, quad एक organization, उस पे अगर क्वेश्चन हो तो you could always zoom in the Pacific Ocean area and the countries surrounding it, and you could draw in a diamond of quad countries, the 4 countries, India, Japan, Australia, and US, and connect them and just write quad in just a small box here. So that adds एक तो आंसर अच्छा लगता है बहुत, और एक लगता है कि इस बंदे ने वैल्यू भी ऐड की है. तो होता क्या कि मैम इन छोटी छोटी चीजों से ना
एटलीस्ट हाफ मार्क्स का फर्क पड़ता है। और हाफ मार्क्स आपके अगर 20 क्वेश्चन में आ जाएं तो इट्स 10 मार्क्स पर पेपर। 10 मार्क्स पर पेपर फॉर 4 पेपर्स, इफ यू गेट 40 मार्क्स इन एडिशन, तो वो 40 मार्क्स में आप लिस्ट में नंबर देखो, सारी सारी दुनिया बैठी है 40 मार्क्स में रैंक लिस्ट में। तो दिस इज द डिफरेंस इट कैन बी। दिलप्रीत, अभी हमने GS2 की बात की, मैं चाहती हूँ सेम वे आप GS3 की भी बात करें, बिकॉज जो चीजें आप बता रहे हैं किस तरीके से वैल्यू एडिशन हो रहा है और हाफ ऑफ मार्क्स का डिफरेंस कितना ज्यादा आपकी रैंक में चेंजेस ले आ सकते हैं। जी 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 मैम, फॉर GS3 economics is loaded with facts. So what I would humbly suggest is we should gather important indicators about every topic which is related to GS3. And not only the important indicators, we can go in depth also. For example, if it's for agriculture, then we should know how much per year the water table is declining, how much desertified India is according to NABARD reports, and how much of the area is actually irrigated by pumps. So these are the information that can be readily quoted in your answers, and it lends credibility to your answers. Then there are graphs, like the graphs of inflation, the graphs of GDP, which you could quote. For example, if there is a question on effect of COVID on economy, so if you have remembered the graph of the GDP declining to minus 23.9 in one quarter, so you could just draw it there. And if we move to other subjects like security, there is one standard strategy is global peace index is there. So whenever writing an answer, you could quote global peace index in the conclusion regarding security. Then there are case studies in security, or there are important events the if there's a topic of Naxalism, there have been incidents which gained currency in Naxalism, the terror attacks that shouldn't have happened. So those notorious events we can mention in our mains answer. And maps also come in handy in security. For example, if I talk about the cross-border terrorism, or if I have to talk about Pakistan, how Pakistan is a security threat to India, we could always draw in a map of India, and we can show an arrow from Pakistan to India and write drug supplies, the areas from drug supplies. And from J&K, we could talk about counterfeit currency. From J&K, we can talk about the supply of proxy terror groups, the trained personnel. And from India itself, we could new terrorism from Kashmir. So we could always use these kind of diagrams in security innovatively. And then there comes disaster management. There are UNISDR reports in disaster management, which can be of immense use to be quoted as data that such billion dollars have been wasted due to disaster, and such precious lives have been spent because in the last 10 years there are specific data sets. And also in disaster management, there are two types of validation which I did. One was drawing a map of India and mentioning important incidents of those disasters on the map along with the year, like Uttarakhand floods in this year, and like Bengaluru flash floods, urban floods in this year. And apart from that, there is a hazard map zonation in disaster management, that these are the areas which are prone to level 5 of earthquakes. So you could always mark those areas on a map and use it in disaster. And then it comes to science and tech. Science and tech में जो quotations हैं हमारी, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो एपीजे सर की कोटेशन है कि इट्स अ गेटवे टू न्यू फ्यूचर. एंड साइंस एंड टेक में डायग्राम्स बनती हैं बहुत सारी. जैसे इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट वाया डायग्राम. और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज शो हाउ अ जेनेटिकली modified crop is being made by stacking और वो जो सारा प्रोसीजर है. So you could readily use those things. And there is also government schemes, programs in science and tech which we could use. Then we come to environment. Environment where for the pollution part there are indices: air pollution, water pollution, plastic pollution. There are specific data sets that we could do. Then there comes the theoretical parts, the acts like the EIA Act. So they are basically more from the current affairs part. Then there are international organization.
n number of international organization, what you could simply do is you could take one report of each organization and get a broad marker of what it had said regarding the environment, regarding the current environmental scenario. So you could always quote it in the conclusions. Then there are IPCC reports which you could quote. So in this way, environment you can wind up and in a good way. In environment also, you could always draw diagrams via flow charts. You could show pollution, or if it's the question is upon why in Delhi the air pollution is there, it's significant. So you could always draw a diagram. You could show industries. You could show stubble burning in a diagram, enteric fermentation in the diagram. You could show dust in the diagram on one scale, and you could innovatively show the causes and then explain it. These are some things जिससे हमारी बहुत वैल्यू ऐड होगी मेंस में. I'm sure जो भी चीजें आपने बताई हैं they are going to act as a catalyst in every aspirant preparation, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि वैल्यू एडिशन करना है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम यूज करना है, बट आपने उसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली समझाया कि हर एक सेक्शन में किस तरीके से अलग अलग इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी हम ला सकते हैं. दिलप्रीत जी, आपने बहुत ही इनिशियली मेंशन किया था कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद आपको खाली वैल्यू एडिशन करना रहता है ताकि अपने आंसर्स को आप सबसे अलग बना सकें. मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जानना चाहती हूँ जो कॉलेज में है या फिर अभी कॉलेज से निकले हैं, अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको साथ साथ बेसिक भी तैयार करना है प्लस वैल्यू एडिड भी करना है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही फर्स्ट टाइमर्स के साथ ही कॉम्पिटिट नहीं करेंगे, वो ऐसे लोगों के साथ भी कॉम्पिटिट करेंगे जो ऑलरेडी सर्विस में है और अपनी रैंक बेटर करने के लिए आए हैं. तो ये इस कॉम्पिटिशन में वो किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, बेसिक प्लस वैल्यू एडेड दोनों? हमेशा मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, है ना. तो इसमें द मोटिवेशन लेवल्स आर वेरी हाई. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो बिल्कुल रॉ बंदा है जिसने तैयारी शुरू करनी है, पहली बात छोटी सी सजेशन ये है कि अपने नोट्स बनाओ हॉरिजॉन्टली नोट्स बनाओ और 70% जगह पे अपना जो भी क्लास का है या आपका अपना जो कंटेंट है वो लिखो. इवन व्हेन यू आर मेकिंग योर ओन पर्सनलाइज्ड नोट्स, आई ऑलवेज प्रेफर कि यू शुड मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड नोट्स फ्रॉम 2 to 3 सोर्सेज एटलीस्ट. तो अपने वो जो नोट्स बनाओ उस पे 70% जगह रखो जिस पे तुम लिख रहे हो, 30% जगह यू शुड लीव एज अ ब्लैंक. सो व्हाट यू डू इज व्हेन यू रिविजिट दैट थिंग, जब हम वापस उस चीज पे आते हैं तो just add value into that blank space. तो this is how you can manage, because होता क्या है कि हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बट उस पे रोज अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आते हैं, आईआर के आते हैं, किसी स्कीम के आएंगे, बट हम उसके कई बार अलग से नोट्स बनाते हैं. द बेस्ट थिंग वी कुड डू इज, सबसे अच्छा काम ये है कि हम उनको वापस अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर दें उस वैल्यू को. तो जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ोगे साथ में उसका करंट अफेयर या उसके रिलेटेड जो कोई एक अच्छी लाइन है वो भी आप साथ में ही पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे. तो इस तरह वो जो असिमिलेशन पावर आपकी वो बहुत अच्छी हो जाती है. तो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि साइमल्टेनियसली आपके स्टैटिक नोट्स के साथ कुछ कुछ करंट का कुछ कुछ वैल्यू एडिशन साथ में करते जाओ जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो. या किसी ग्रुप में बैठे दोस्तों के साथ उसने एक अच्छा पॉइंट बता दिया किसी एनजीओ के बारे में, या ये वाला एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है. सोनम वांगचुक सर है लद्दाख में, जिन पे 3 इडियट्स की वो जो मूवी वो भी थी. तो उनका एनजीओ इट्स माइलस्टोन फॉर इनोवेशन. तो कभी बैठे अगर उनके बारे में पता चले तो एनजीओ वाले टॉपिक में जाओ और उधर इनोवेशन के आगे लिख दो सोनम वांगचुक सर एनजीओ. तो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड एज अ बिगिनर. जो फर्स्ट टाइमर्स रहते हैं वो हमेशा एक और डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कितने सोर्सेस को यूज करना है, साथ ही साथ स्टैटिक के साथ एक साथ लेकर चलना है. जी. So for the first timers, for current affairs, I would suggest कि first of all daily newspaper reading, because they're in their very initial stages. It is a must. So newspaper में what I would personally suggest, मेरी अपनी इच्छा ये होगी कि रोज के नोट्स ना बनाएं, और जो अच्छे एनेक्डोट्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, या अच्छा डेटा सेट है या अच्छी लाइंस जो आपको मिल रही है न्यूज़पेपर से, वो बैक एंड पे अपने नोट्स पे जरूर ऐड करें. वो कहीं नोट कर लें, या कोई एनेक्डोट मिल रहा है या कोई जैसे मी टू मूवमेंट है उसका कोई वो आ रहा है न्यूज में, तो यू शुड नोट दैट इनटू योर नोट्स एंड एग्जैक्ट वो सारा फैक्ट्स लिखने, दैट आई डू नॉट सजेस्ट. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि जो हमारी मंथली मैगजीन्स आती हैं तो वी कुड रिलाई अपॉन दैट फॉर द प्रीलिम्स पार्ट. एंड फॉर द मेंस पार्ट
जो वैल्यूडेशन हमारी इधर से हो जाएगी, और उसके बाद जो कंपाइलेशन हम उनसे कर सकते हैं मेंस फॉर पॉइंट्स. और यू कुड ऑलवेज, इफ देयर इज अ टॉपिक, यू कुड ऑलवेज ऐड द फ्रेज यूपीएससी, है ना, to that particular topic. Search the Google, and उधर वेबसाइट से अच्छा कंटेंट मिल जाता है, या फिर हम स्टडी की जो वीडियोस हैं उससे समराइज कर सकते हैं इसको, कि जो वो सारा टॉपिक क्लोज कर देते हैं अपनी एक वीडियो में. सो वी कुड यूज दैट आल्सो. ये तो हो गई सारी प्रिपरेशन की बात. जब हम एग्जामिनेशन लिखते हैं, अगर हम मेंस की स्पेसिफिकली बात करें, तो यू हैव लॉट ऑफ मैटर अक्यूमुलेटेड इन 1 year ऑफ प्रिपरेशन. उस समय जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहा है, तो क्वेश्चंस की डिमांड को समझते हुए हाउ टू एक्चुअली राइट द बेस्ट आंसर्स आउट ऑफ योर एबिलिटी. दिस राइटिंग द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू नो, मतलब जितना हमें आता है उसके उसके हिसाब से लिखना, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड इन आंसर राइटिंग आप धीरे धीरे हर एक स्टेज पे ग्रो करते हो, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में नेचुरली ये होता है कि स्टूडेंट को जो आता होता है वो वही लिखता है, क्वेश्चन की डिमांड में उसको ढाल के नहीं लिखता. तो ये इनर्शिया से बाहर आने में बड़ा टाइम लग जाता है कई बार. और फिर जब बंदा इस इनर्शिया से बाहर आता है, फिर द सेकेंड स्टेज इज उस गेम में कि आंसर को डिफरेंट बनाना. वो आंसर को डिफरेंट बनाने में अलग गेम है, कि एक तो आंसर सुंदर भी लगे, उसमें कुछ डायग्राम्स हो, मतलब कि एग्जामिनर को बोरिंग फील ना हो आंसर पढ़ते पढ़ते. कुछ एक बॉक्स में डायग्राम हो, कुछ वो लाइंस इधर शिफ्ट की हो, फिर ऐसे चल रहा है, फिर पॉइंटर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडरलाइन किए हुए हैं. तो नेक्स्ट स्टेज पे ये आता है. तो ऐसे मतलब धीरे धीरे यू ग्रो इनटू दिस आंसर राइटिंग पार्ट. आपने अभी मेंशन किया था कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, उन स्टूडेंट्स को कब से प्रैक्टिस करना चाहिए अपने आंसर राइटिंग, बेसिक लेवल हो जाने के बाद या फिर प्रीलिम्स के बाद? व्हाट डू यू सजेस्ट? आई सजेस्ट कि एज अर्ली एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सकता है आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए. इसका इनर्शिया नहीं रखना चाहिए कभी भी आंसर राइटिंग का, कि इस टाइम के बाद करूंगा, इस टाइम के, बिकॉज आंसर राइटिंग इज समथिंग जहाँ पे हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा. even the topper in UPSC, he would say that कि मेरी आंसर राइटिंग में भी स्कोप है अभी, there is scope for improvement. So as early as you start, it's the better. जैसे आपका एक component हो रहा है history if you are completing, so क्या कर सकते हैं हम कि हिस्ट्री एक बार रिवाइज करो, हिस्ट्री 2-3 सोर्सेज से और करो. मतलब फॉर सोसाइटी आई मस्ट से, हिस्ट्री एक सोर्स से बहुत होती है, तो फॉर सोसाइटी 2-3 सोर्सेज से सोसाइटी करो, अपने नोट्स बनाओ. व्हेन द कंटेंट इज कंप्लीट, एक बार रिवाइज करो उसको, जैसे 2 महीने में अगर सोसाइटी होगी आपको, उसके बाद से आंसर लिखने शुरू कर दो सोसाइटी के. और मेक रिफाइनमेंट्स इन योर आंसर. पीयर रिव्यू कराओ, पीयर रिव्यू नहीं तो अपने टीचर से रिव्यू कराओ, टीचर नहीं है तो और कोई फ्रेंड या फैमिली में है तो उनसे डिस्कस करो, और ट्राई टू इम्प्रूव एज मच एज पॉसिबल. एंड आफ्टर प्री तो हार्डकोर आंसर राइटिंग में पढ़ जाना चाहिए हमें. सोशल जस्टिस में बहुत ही मल्टीपल सब टॉपिक्स होते हैं, उसको किस तरीके से कवर करना है, मल्टीपल सोर्सेज? हम सोशल जस्टिस में there are specific sections, sectors, there are specific schemes as well, which are asked from social justice. So what I would suggest is कि हमें एक crux of scheme पता होना चाहिए जो सोशल जस्टिस, या फिर हर एक सेक्शन में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, या हर एक सेक्शन में व्हाट आर द इश्यूज इन इंडिया. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे वुमेन है, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, द कम्युनिटीज, द माइनॉरिटीज, द रिजर्व कम्युनिटीज, तो इन सबके अलग अलग नोट्स बनाए थे कि what is the data regarding this, like if it is for children, so how much of the children are facing domestic violence or domestic sexual abuse, how much child rapes are prevalent in India. So such kind of sensitive data you should always have handy with you regarding these topics. Then there should be a list of the issues regarding all these topics that we should keep in handy. And then what the government is doing, there are policy schemes, there are civil society cooperative mechanisms, there are NGOs for the same, so you could always use those in your points. And then there are international best practices. For example, in Singapore, for the elderly, there is a practice that automatically a certain percentage of salary is deducted from a person's account and given to his or her parents. So this is a system that they have in Singapore. So these are the system that we could use. And when you mention these in your answers,
it creates a good impact not only in the scoring of that answer, but it might have a ripple effect on the other answers as well. बहुत ही अच्छे से समझाया दिलप्रीत जी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कि किस तरीके से आप वैल्यू एडेड कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हर टॉपिक सब टॉपिक्स में आप कैसे कोड कर सकते हैं. सो दिलप्रीत, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. कुछ आप वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेटेड रखना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to say that prelims और मेंस की कोई बहुत अलग तैयारी नहीं है. साथ में करो तैयारी for the beginners and try to assimilate what you are getting. Now that assimilation could be by multiple revisions or by making your own notes. Making your own notes will help you in the case that when you are towards the last leg of mains preparation, जब 5 या 10 दिन रह गए अगर आपके अपने hand written notes हैं short format में, तो that will help you to revise very quickly. So this is my 2 cents. Apart from that, I would like to say that philosophically this is just another exam. ठीक है. What I would like to convey is कि आप जितना भी टाइम दे इस एग्जाम में, give it sincerely. मतलब जितना भी टाइम दे, ताकि when you look back in the hindsight, तो there should be no regret. ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता तो शायद यूपीएससी हो जाता. ये होना चाहिए कि यार हाँ, मैंने तब अपना पूरा जोर लगाया, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, नहीं हुआ, आई डजंट मैटर टू मी, बट हाँ, आई गेव माय सिंसियर अटेम्प्ट, सो दैट विल लेंड यू कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर. इवन इफ हो भी गया तब भी it should be a sincere effort on your part. So and always I go by the quote that don't be serious, be sincere. So हंसते खेलते भी रहो और sincerity से काम करो, but at the same time ending it on a very positive note कि अगर आप पीछे देखें अपनी प्रिपरेशन में तो हमेशा ये रहे, कभी रेग्रेट ना रहे. Thank you so much Dilpreet ji for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. और बहुत सारी अच्छी चीजें आपने समझाई, सिखाई. Thank you again, and the entire team wishes you good health. Thank you. Thank you, ma'am.